आम जनता को बेचती है तब उसी को क्या कहते हैं, विनिवेश। और विनिवेश भी दो प्रकार का होता है, एक सांकेतिक और दूसरा सामरिक। हेडिंग हो गया है आप लोगों का सांकेतिक विनिवेश। इसमें लिखेगा भारत में विनिवेश की शुरुआत सांकेतिक विनिवेश के साथ हुई। भारत में विनिवेश की शुरुआत सांकेतिक विनिवेश के साथ हुई। भारत में विनिवेश की शुरुआत सांकेतिक विनिवेश के साथ हुई। इसमें सरकार की नीति यह थी कि इसमें सरकार की नीति यह थी कि के साथ हुई इसमें सरकार की नीति यह थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का एक बहुत छोटा सा भाग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का एक बहुत छोटा सा भाग ही विक्रय किया जाए। एक बहुत छोटा सा भाग ही विक्रय किया जाए। एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर सरकारी नियंत्रण बनाए रखा जाए। एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर सरकारी नियंत्रण बनाए रखा जाए। सांकेतिक विनिवेश के अंतर्गत सांकेतिक विनिवेश के अंतर्गत 5%, 10%, 20%, 25%, 5, 10, 20, 25, 49% तक शेयरों का विक्रय किया जाता था। 49% तक शेयरों का विक्रय किया जाता था। किया जाता था। हाँ, किया जाता था। यानी सांकेतिक विनिवेश का मतलब है कि जब सरकार अपनी हिस्सेदारी का एक बहुत छोटा हिस्सा विक्रय करती थी और उस उपक्रम पर सरकार का नियंत्रण बना रहता था, क्योंकि वो क्या कर रही है, कितना कर रही है, 5% कर सकती है, 10% भी कर सकती है, 25 भी कर सकती है, 20 भी कर सकती है और 49, यानी कि 50% से कम ही रहेगा। वो 5 से लेकर के 49% तक अपनी हिस्सेदारी अगर सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार बेच रही है तो ये कैसा विनिवेश, सांकेतिक। क्योंकि अभी भी सरकार की उसमें हिस्सेदारी 50% से अधिक है, इसलिए वो अभी भी अपनी नियंत्रण ऐसे चीजों पर बनाए रखेगी जिसमें उसने सांकेतिक विनिवेश किया। लेकिन जो विनिवेश था शुरू में वो कैसा किया सरकार ने, सांकेतिक, इसीलिए इसमें कहा गया किया जाता था। बट अभी सरकार ज्यादातर जो विनिवेश है वो कैसा कर रही है, सामरिक, यानी कि अपनी हिस्सेदारी का ज्यादातर हिस्सा बेच देती है, जिससे सरकार का सरकारी उपक्रमों पर नियंत्रण नहीं रह जाता है और वो निजी हाथों में चला जाता है। इसीलिए उसे क्या कहेंगे, सामरिक विनिवेश, या इसी को हम निजीकरण प्रक्रिया भी कहते हैं। बात समझ में? अब हेडिंग कर लीजिएगा, सामरिक विनिवेश। सामरिक विनिवेश की एक ऐसी प्रक्रिया है, सामरिक विनिवेश की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अधिकांश भाग को निजी क्षेत्र को
विक्रय कर दिया जाता है। अधिकांश भाग को निजी क्षेत्र को विक्रय कर दिया जाता है या कर देती है। सामरिक विनिवेश में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अधिकांश भाग को निजी क्षेत्र को विक्रय कर देती है। विक्रय कर देती है। अब रीडिंग कीजिएगा। विनिवेश के लाभ। विनिवेश के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। पहला पॉइंट, विनिवेश सरकार के लिए पूंजी प्राप्ति का एक अच्छा स्रोत है। विनिवेश सरकार के लिए पूंजी प्राप्ति का एक अच्छा स्रोत है। जो कि सरकार के राजकोषीय घाटे को कम करने में सहायक है। जो कि सरकार की राजकोषीय घाटे को कम करने में सहायक है। जो कि सरकार की राजकोषीय घाटे को कम करने में सहायक है। दूसरा पॉइंट, किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के एक साथ ही किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के एक साथ ही निजीकरण की अपेक्षा एक साथ ही निजीकरण की अपेक्षा एक निश्चित मात्रा में एक निश्चित मात्रा में प्रतिवर्ष विनिवेश करने से सरकार को प्रतिवर्ष एक निश्चित पूंजी की प्राप्ति होती रहती है। सरकार को प्रतिवर्ष एक निश्चित पूंजी की प्राप्ति होती रहती है। सरकार को प्रतिवर्ष एक निश्चित पूंजी की प्राप्ति होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार विनिवेश से प्राप्त पूंजी का उपयोग आधारभूत और संरचनात्मक ढांचा के विकास आधारभूत और संरचनात्मक ढांचा के विकास शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य, कानून एवं व्यवस्था तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को कर सकती है। अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में कर सकती है। अन्य कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों में कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश करके उपक्रमों का विनिवेश करके
प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय व्ययों को कम किया जा सकता है। प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय व्ययों को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, विनिवेश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाकर निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाकर कार्यकुशलता एवं बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है। कार्यकुशलता एवं बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है। कार्यकुशलता एवं बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन बने कि कूट की सहायता से उत्तर दें कि विनिवेश से क्या क्या फायदे हो सकते हैं या सरकार को क्या क्या लाभ होता है, तो आपको आप लोग बहुत आसानी से अगर कूट मिल जाए तो उत्तर बता सकते हैं कि इससे क्या क्या फायदा होगा। और विनिवेश क्या है ये भी पता चला, कितने प्रकार का होता है ये भी पता चला, और इससे क्या फायदे हैं ये भी पता चला, लेकिन इसके कुछ हानियां भी हैं वो भी पता होना चाहिए। हेडिंग कीजिएगा, विनिवेश की हानियां। विनिवेश की हानियां। पहला पॉइंट, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम राष्ट्र की संपत्ति हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम राष्ट्र की संपत्ति है। ये राष्ट्र की संपत्ति क्यों है? सरकार पूरे देश के लिए काम करेगी, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा है वो जनता से आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से, और ये जनता के पैसे से बना है, इसलिए किसका है? राष्ट्र की संपत्ति है। वो सरकार का नहीं है, वो राष्ट्र की संपत्ति है जिसका मालिक हमने सरकार को बनाया है, या उसकी देख रेख कीजिए, क्योंकि हमारे खून पसीने की कमाई से वो बना है। बात समझ में आया? राष्ट्र की संपत्ति है। आगे ओके, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम राष्ट्र की संपत्ति हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मुख्यतः आधारभूत आवश्यकता के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मुख्यतः आधारभूत आवश्यकता के उत्पादों का उत्पादन करते हैं। आधारभूत आवश्यकता के उत्पादों का उत्पादन करते हैं। ऐसे उद्यम आवश्यक उत्पादों को बहुत ही कम कीमत पर ऐसे उद्यम आवश्यक उत्पादों को बहुत ही कम कीमत पर नागरिकों को उपलब्ध कराते हैं। बहुत ही कम कीमत पर नागरिकों को उपलब्ध कराते हैं। इन उद्यमों का निजीकरण करने से, इन उद्योगों का निजीकरण करने से निजी क्षेत्र की कंपनियां बाजार में मांग एवं आपूर्ति के अनुसार ही निजी क्षेत्र की कंपनियां बाजार में मांग एवं पूर्ति के अनुसार ही उत्पादों का मूल्य निर्धारित करेंगी
उत्पादों का मूल्य निर्धारित करेंगी। इससे आम नागरिकों के हित प्रभावित हो सकते हैं। इससे आम नागरिकों के हित प्रभावित हो सकते हैं। हानि भी देखिए काफी खतरनाक है ना। अगर जो सरकारी संपत्ति है, जो राष्ट्र की संपत्ति है, अगर सरकार उसे बेचती है तो इससे क्या हो सकता है, आम नागरिकों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे उपक्रमों में आम नागरिकों की मूलभूत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सस्ते में माल का उत्पादन करके उपलब्ध कराया जाता है, यानी कि माल का उत्पादन करके सस्ते में उपलब्ध कराया जाता है। अब अगर सरकार उसे निजी हाथों में देती है तो निजी कंपनियों को तो लाभ चाहिए, वो तो डिमांड एंड सप्लाई के नियम में काम करेंगी, जिसका डिमांड उसकी सप्लाई, जितना डिमांड उतनी सप्लाई। तो इससे क्या होगा, मांग और डिमांड और सप्लाई में कीमतें बढ़ती हैं, कीमतें बढ़ेंगी तो आम जनता की जरूरतें कैसे पूरी होंगी, समस्याएं होंगी, क्योंकि उनकी जरूरतें तो कौन पूरी करती है, सरकार, उन्हें सस्ते दामों पर उपलब्ध करा के। अगर वो सारी चीजें निजी हो जाएं तो क्या सस्ते में जरूरतमंद लोगों की आवश्यकता पूरी होगी? नहीं। ये पहली और बहुत ही खतरनाक नुकसान। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लाखों नागरिक रोजगाररत हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लाखों नागरिक रोजगाररत हैं। लाखों नागरिक रोजगाररत हैं, मतलब काम कर रहे हैं, रोजगाररत हैं। निजीकरण होने पर निजी कंपनियां मशीनों से उत्पादन को, निजीकरण होने से निजी कंपनियां मशीनों से उत्पादन को प्राथमिकता प्रदान करेंगी। मशीनों से उत्पादन को प्राथमिकता प्रदान करेंगी। मशीनों से उत्पादन को प्राथमिकता प्रदान करेंगी। जिससे रोजगार के अवसर कम होने की संभावना हो सकती है। जिससे रोजगार के अवसर कम होने की संभावना हो सकती है। रोजगार के अवसर कम होने की संभावना हो सकती है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में, इससे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में छटनी हो सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में छटनी हो सकती है। छटनी हो सकती है मतलब समझ रहे हैं? जी मैम। क्या है इसका मतलब? मैम निकाल सकते हैं क्योंकि उनकी जगह मशीनों से ज़्यादा काम करवा लेंगे। हाँ बिल्कुल, एकदम सही। यानी कि जो सरकारी उद्यम है उसमें अभी क्या है, बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन जब उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को या सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा तो निजी लोगों को तो कम पूंजी लगाना है, ज़्यादा लाभ प्राप्त करना है, तो एक बार मशीनें महंगी तो पड़ेंगी लेकिन फिर वो सालों साल ज़्यादा उनको फायदा देने वाली है। तो क्या करेंगे, बहुत सारे जो श्रम आदि के काम है उसको हटा करके पूंजी लगाएंगे, यानी कि क्या करेंगे, मशीनें लाएंगे, जिससे कम समय में ज़्यादा उत्पादन हो या कम पैसे या कम लागत में ज़्यादा उत्पादन हो। तो ऐसी स्थिति में जब मशीनें ज़्यादा काम करने लगेंगी तो वहाँ पे मनुष्यों की आवश्यकता कम हो जाएगी। फिर जो लोग वहाँ कार्यरत हैं उनको वो क्या कर सकते हैं, वहाँ से हटा सकते हैं, जिससे बड़े पैमाने पे क्या हो सकता है, बेरोजगारी की समस्या हो सकती है। तो दूसरी समस्या क्या होगी, बेरोजगारी की। नेक्स्ट पॉइंट, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मुख्यतः आधारभूत आवश्यकता, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मुख्यतः, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मुख्यतया आधारभूत आवश्यकताओं
की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, मुख्यतः आधारभूत आवश्यकताओं की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, विनिवेश एवं निजीकरण के पश्चात विनिवेश एवं निजीकरण के पश्चात यदि निजी क्षेत्र द्वारा किन्हीं कारणों से यदि निजी क्षेत्र द्वारा किन्हीं कारणों से यदि निजी क्षेत्र द्वारा किन्हीं कारणों से उत्पादन को बंद या कम कर दिया जाता है तो उत्पादन को बंद या कम कर दिया जाता है तो बाजार में वस्तु की आपूर्ति कम होने पर बाजार में वस्तु की आपूर्ति कम होने पर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और इसका अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इसका अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बात समझ में आया कि जो हमारी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है, ये जनता जो गरीब जनता है उनके लिए मूलभूत आधारभूत चीजों का निर्माण करती है। अगर इसका निजीकरण किया सरकार ने यानी कि विनिवेश कर दिया तो फिर यहाँ पे जो निजी कंपनियां हैं वो तो ऐसे उत्पाद बनाना चाहेंगी जो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट दे, तो ऐसे में उत्पादन बंद भी कर सकती हैं और इसका उत्पादन कम भी कर सकती हैं। और अगर उत्पादन कम करेंगी या बंद करेंगी तो उस चीज़ों का डिमांड तो था ही, डिमांड तो खत्म होने से रहा। तो जब डिमांड बना रहता है और वस्तु की सप्लाई कम हो जाती है तब क्या हो जाता है, मुद्रास्फीति, वस्तु महंगी और जो पैसे की वैल्यू है वो कम। इस ही कंडीशन को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है क्या? नहीं होती है। ये नकारात्मक प्रभाव लेकर के आती है अर्थव्यवस्था पर। तो विनिवेश के फायदे भी आपको पता चल गए और नुकसान भी। अब अगर आपको कूट मिले तो आप बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि ये फायदे वाला है या नुकसान वाला है। तो आपने पढ़ा विनिवेश किसे कहते हैं, विनिवेश के प्रकार, विनिवेश के लाभ और विनिवेश की हानियां। आप रीडिंग कीजिए, विनिवेश कोष, हाँ, राष्ट्रीय निवेश कोष, राष्ट्रीय निवेश कोष, राष्ट्रीय निवेश कोष, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2005 में, भारत सरकार द्वारा नवंबर 2005 में, नवंबर 2005 में राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन किया गया। राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन किया गया एवं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के एवं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के एवं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त धनराशि, हाईलाइट कर लीजिएगा, विनिवेश से प्राप्त धनराशि राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा
विनिवेश से प्राप्त धनराशि राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा करवाने का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा करवाने का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय निवेश कोष का संग्रह अस्थायी प्रकृति का रहना था। राष्ट्रीय निवेश कोष का संग्रह अस्थायी प्रकृति का रहना था। और इसकी प्रबंध व्यवस्था पेशेवर तरीके से की जानी थी। और इसकी प्रबंध व्यवस्था पेशेवर तरीके से की जानी थी। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। राष्ट्रीय निवेश कोष को विनिवेश नीति के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय निवेश कोष को विनिवेश नीति के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से सरकार ने ब्रैकेट में जनवरी 2013 से ब्रैकेट बंद निर्णय लिया कि वित्त वर्ष 2013-14 से विनिवेश से प्राप्त धनराशि राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा करवाने का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा करवाने का प्रावधान किया गया। जो सरकारी लेखे के अधीन एक लोक लेखा है। जो सरकारी लेखे के अधीन एक लोक लेखा है। रीडिंग कीजिएगा। राष्ट्रीय विनिवेश कोष की मुख्य विशेषताएं। राष्ट्रीय विनिवेश कोष की मुख्य विशेषताएं। मुख्य विशेषताएं। तो राष्ट्रीय निवेश कोष क्या है? जो सरकार विनिवेश करेगी उससे जो पैसा मिलेगा, जो इनकम मिलेगा, उसे क्या करेंगे? उसे संचित निधि में नहीं ले जाएंगे, बल्कि कहाँ रखेंगे? राष्ट्रीय निवेश कोष में रखेंगे। याद रखिएगा, अलग से उसके लिए बनाया गया कोष, जैसे राष्ट्रीय निवेश कोष कहा गया, यानी कि उसे फिर कहीं ना कहीं क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। सरकार ने ये दिखाया कि हम उसे क्या करेंगे, जो हम दूसरी जगह से प्राप्त कर रहे हैं विनिवेश के रूप में, उसे हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे। उसके लिए हम अलग से कोष बनाएंगे। कितने चालू हैं? अगर उसे संचित निधि में डालेंगे तो फिर वहाँ से पैसा निकालने के लिए उन्हें बहुत सारे वित्त विधेयक लाना पड़ेगा, धन विधेयक लाना पड़ेगा, पारित करवाने पड़ेंगे, एक लंबा प्रोसेस चलेगा, तब तो पैसा निकाल पाएंगे। लेकिन अगर उसे अलग से निवेश कोष बना दे कि हम इसे इन्वेस्ट करेंगे दूसरी जगह, तो उससे फिर उन्हें किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, और फिर वो इन्वेस्ट करने के नाम पे चाहे जहाँ जितना चाहे पैसा खर्चा कर सकते हैं। बात समझ में? तो ये है निवेश कोष। अब इसकी विशेषता सुन लीजिए। पहला पॉइंट,
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त पूंजी को राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा कराया जाना था। राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा कराया जाना था, हाईलाइट कीजिएगा, जिसे भारत की संचित निधि से अलग रखा जाना था। राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा कराया जाना था, जिसे भारत की संचित निधि से अलग रखना था। भारत की संचित निधि से अलग रखा जाना था। नेक्स्ट पॉइंट, संग्रह को कम किए बिना सरकार को सतत रूप से अस्थायी और संग्रह को कम किए बिना सरकार को सतत रूप से अस्थायी और आय प्रदान करने के लिए कोष की प्रबंध व्यवस्था पेशेवर तौर पर की जानी थी। पेशेवर तौर पर की जानी थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जानकार लोग थे, होता है नहीं कि जैसे कोई पहले से उस फील्ड का जानकार है, ऐसे जानकार लोगों को उसका प्रबंध करने के लिए दिया जाए, ताकि उसके बारे में अनुभवी रहेंगे तो उसका सही तरीके से प्रबंध कर पाएंगे, सही तरीके से उसका देखभाल कर पाएंगे। उसी को क्या कहा गया? पेशेवर। जैसे कोई टीचर पेशेवर टीचर है तो वो अच्छा से पढ़ा सकता है, उसके बाद एक्सपीरियंस है, और बिना पेशेवर टीचर को खड़ा कर देंगे तो फिर क्या करेगा? उतना अच्छे से नहीं पढ़ाएगा क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, कोष से होने वाली वार्षिक आय के 75%, कोष से होने वाली वार्षिक आय का 75%, हाईलाइट कर लीजिएगा, कोष से होने वाली वार्षिक आय के 75% हिस्से का उपयोग 75% हिस्से का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उन चुनिंदा योजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए किया जाना था, जो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार को बढ़ावा दे, जो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार को बढ़ावा दे। कोष के शेष 25% वार्षिक आय का उपयोग, कोष के शेष 25% वार्षिक आय का उपयोग उन लाभप्रद तथा पुनरुद्धार योग्य केंद्रीय
सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की पूंजी केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की पूंजी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूंजी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाना था जो अस्थायी आय प्रदान करते हों, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो भी निवेश से हमें पैसा मिलेगा उसे हम राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा करेंगे और उस पैसे की देखरेख के लिए पेशेवर कुछ लोग होंगे और साथ ही उस पैसे का 100% जो है उसमें से 75% हम नए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर को लाने में निवेश करेंगे और जो बचा हुआ 25% है उसका उपयोग जो पुराने हमारे सार्वजनिक उपक्रम है जो फायदा देने वाले हैं लेकिन उन्हें जरूरत है पुनरुद्धार की, उनके पुनरुद्धार में लगाएंगे ताकि वो फिर फायदा हमें देते रहें। तो ये जो कई सालों से सरकार विनिवेश कर रही है, 2013 से ही कोष बना, फिर 16 से, तब से कितना रोजगार, कितना शिक्षा में काम और कितना स्वास्थ्य में तरक्की हुआ है आप लोग खुद ही देख सकते हैं। आए दिन धरना, आए दिन लाठीचार्ज, आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। ये तो रोजगार के क्षेत्र में काम हो रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी जो शिक्षा की नीति आई वो पूरी तरह से लागू नहीं हुई है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई बहुत बड़ा काम सरकार कर रही है, लेकिन विनिवेश के नाम पे बहुत सारे सरकारी उपक्रमों को बेच रही है और उसका 75% वो कहाँ लगा रही है, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। वो लगता वो दिख रहा, 2013 से 23 आ गया, 23 से 24-25 आ गया, यानी कि लगभग 12 सालों से सरकारी क्षेत्र में काम कर रही है, कमर तोड़ मेहनत दिख रही है। तो ये है हमारे जो संपत्तियां हैं जो आम लोगों के मेहनत से खड़ी की गई थी, उसे सरकार बेच करके फिर हमारे लिए सारी सुविधाएं तैयार कर रही है। कोरोना आ गया था मैम ना, उसमें थोड़ा सही कहा आपने, कोरोना नहीं आया होता तो अब तक रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा सारी व्यवस्था अब तक बेहतर हो चुकी होती। सही है कोई नहीं, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्या पता कब सरकार की दया दृष्टि आप लोगों पर पड़ जाए। चलिए हेडिंग खींचेगा। तो इतना समझ में आ गया हानि लाभ और कोष, क्योंकि कोष से क्वेश्चन आया है, इसमें जो पैसा जा रहा है वो संचित निधि में जा रहा है, ऐसा ऑप्शन बनाया गया था, जबकि वो कहाँ जा रहा है, राष्ट्रीय निवेश कोष में जा रहा है। वो देखिए, पढ़ने के साथ साथ इंसान जागरूक कब बनता है, जब उस चीज को समझता है और उस पर विचार करता है, एनालाइज करता है कि क्या जो हम पढ़ रहे हैं किताबी कीड़ा बन के, क्या ये वाकई में धरातल पे कहीं यथार्थ में है दूर दूर तक, या सब कागजी कार्यवाही हो रही है। पढ़ाई इसीलिए की जाती है, इसीलिए पढ़ाई की जाती है कि आप अपने इतिहास को जानिए, इतिहास में की गई गलतियों को समझिए, अपनी अच्छाइयों को समझिए, उसको फिर से इम्प्लीमेंट कीजिए। आप अपनी पॉलिटी को देखिए, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसी राजनीति चल रही है। आप अपनी इकोनॉमी को देखिए, क्या हालात हैं इकोनॉमी के, आप करंट से जुड़े रहिए। इन्वायरमेंट को देखिए कि क्या हमारी हरकतें हैं जिससे इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, कौन से काम से हम इसको बेहतर कर सकते हैं। जब आप सब्जेक्ट को पढ़ते हुए एनालाइज करेंगे तब आप एक सोचने वाले सामाजिक जागरूक इंसान बनेंगे, और ये बहुत जरूरी होता है, जो बहुत कम हमारी शिक्षा पद्धति करती है। क्योंकि अगर ये कर देंगे तो फिर आप क्या करेंगे, जवाब मांगेंगे, और आप जवाब ना मांगे, इसीलिए क्या होती है, शिक्षा पद्धति हमारी वही बैक और वही पुरानी तौर तरीके। ये बढ़िया काम है जो ये सरकार कर रही है, आप लोगों को थोड़ा इससे जागरूकता आएगी अगर आप लोग सही से पढ़ेंगे तो, नहीं तो फिर ऐसे ही डिग्रियाँ इकट्ठा होती रहेंगी और कुछ नहीं होगा। जैसे मैं डबल MA, डबल BA, डबल नेट, डबल टेट, डबल सीटेट, बहुत सारी डिग्रियाँ हो रही हैं। अब उसे एक कमरे में फ्रेम करा के हैंग कर देना और देखते रहना काम में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हाँ पैसे जा कहाँ रहे हैं, अब ये
देखिए सरकार काम तो कर रही है, लेकिन काम बस ऐसा हो रहा है ना कि हाँ काम हो रहा है, लेकिन धरातल पे जो आम लोगों को उससे फायदे होने चाहिए ना, वो नहीं हो रहा है। और आप सभी को पता है हमारे यहाँ ज़्यादातर जो पैसा है वो बेकार के कामों में जाता है, बहुत सारा तो काला धन इकट्ठा करने में चला जाता है, बचा बचा बाकी सब लोगों के पॉकेट में रहता है, लोग अपने उपभोग में यूज करते हैं। अगर जितना सब्सिडी को तो देख दे रही सरकार, सब्सिडी दे रही है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं दे रही कि सारा पैसा सब्सिडी में ही चला जाए। अरे पहले के नेता नहीं है, सब्सिडी भी जा रहा हो, बाकी सब कहाँ जा रहा है? हाँ, बाकी सब कहाँ जा रहा है, बिल्कुल सही। यही तो विचार करना है ना, यही तो विचार करना है कि जा कहाँ रहा है पैसे जो आ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से, निवेश से, विनिवेश से, वो सब पैसे जा कहाँ रहे हैं। जब रोजगार नहीं सृजित हो रहा, जब शिक्षा में कोई इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, जब स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण नहीं हो रहा है, तो पैसे जा कहाँ रहे हैं। यही तो सोचने वाला कहानी बनना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेब में जा रहा है सब, जेब में जा रहा है, बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ेंगे बेटे, हेडिंग कीजिए, टॉपिक पे आइए, खाली टाइम पे बैठ के विचार करिएगा आप लोग। फिलहाल तो हम बस आप लोगों के दिमाग को थोड़ा खोलने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी आप लोग विचार करिए। हाँ, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब हेडिंग कीजिएगा औद्योगिक अस्वस्थता, औद्योगिक अस्वस्थता ऑब्लिक रुग्णता, औद्योगिक अस्वस्थता, अस्वस्थता ऑब्लिक रुग्णता, मतलब उद्योग धंधे भी बीमार होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, रुग्ण होते हैं। और कौन से उद्योग धंधे होंगे जिनको हम अस्वस्थ या रुग्ण कह सकते हैं, वही आपको जानना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आया है कि कौन सी बातें होती हैं जिससे पता चलता है कि उद्योग हाँ घाटे में चलेगा, कई बैंक हो जाते हैं समझना, बिल्कुल दिवालिया निकलने की स्थिति में आ जाएगा, प्रॉफिट गेन नहीं करेगा, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। उसी से पता चलता है कि आस्वस्थ, जैसे आप लोग अस्वस्थ का पता चलता है जब आपकी कार्यशीलता घट जाती है, आप काम नहीं कर पाते, आप सुस्त लगते हैं और आप कोई क्रिएटिव वर्क नहीं करते, तब पता चलता है कि आप बीमार हैं। वैसे ही उद्योग भी क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो इसमें नोट कीजिएगा, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं में, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं में औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं में एक प्रमुख समस्या औद्योगिक रुग्णता की समस्या है। औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं में एक प्रमुख समस्या औद्योगिक रुग्णता की समस्या है। एक प्रमुख समस्या औद्योगिक रुग्णता की समस्या है। रुग्ण औद्योगिक कंपनी, हाँ रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985 के अनुसार, रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985 के अनुसार, 1985 के अनुसार उस औद्योगिक कंपनी को अस्वस्थ माना जाएगा, अस्वस्थ माना जाएगा जिसमें निम्न विशेषताएं हों, जिसमें निम्न विशेषताएं हों। पहला पॉइंट, कंपनी को पंजीकृत हुए कम से कम 7 वर्ष हो चुके हों। हाँ, कंपनी को पंजीकृत हुए कम से कम 7 वर्ष हो चुके हों, कम से कम 7 वर्ष हो चुके हों। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष, कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष या उससे पहले वित्तीय वर्ष में, चालू वित्तीय वर्ष या उससे पहले वित्तीय वर्ष में नकद हानि हुई हो,
नकद हानि हुई हो। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी को निवल, कंपनी की निवल ऑब्लिक शुद्ध, कंपनी की निवल ऑब्लिक शुद्ध परिसंपत्ति खत्म हो चुकी हो। कंपनी की निवल ऑब्लिक शुद्ध परिसंपत्ति खत्म हो चुकी हो। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कंपनी 5 वर्षों में किसी भी वर्ष में, यदि कंपनी 5 वर्षों में पिछले 5 वर्षों में किसी भी वर्ष में किसी कंपनी की शुद्ध परिसंपत्ति शुद्ध परिसंपत्ति 50% से कम रह जाए, 50% से कम रह जाए तो उसे आरंभिक अस्वस्थ कंपनी माना जाएगा, तो उसे आरंभिक अस्वस्थ कंपनी माना जाएगा। हाँ, अस्वस्थ कंपनी माना जाएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट, प्रारंभ में, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। प्रारंभ में इस अधिनियम में केवल निजी क्षेत्र की इकाइयों को शामिल किया गया। प्रारंभ में इस अधिनियम में केवल निजी क्षेत्र की इकाइयों को शामिल किया गया, केवल निजी क्षेत्र की इकाइयों को शामिल किया गया। परंतु दिसंबर 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। परंतु दिसंबर 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। दिसंबर 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। 1992 में इसमें संशोधन करके 1992 में इसमें संशोधन करके कंपनी के रजिस्ट्रेशन की अवधि को, कंपनी के रजिस्ट्रेशन की अवधि को 7 वर्षों से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 7 वर्षों से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। वर्षों से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया एवं नकद हानि के प्रावधान को छोड़ दिया गया, एवं नकद हानि के प्रावधान को छोड़ दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, या पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। वर्ष 2002 के कंपनी अधिनियम, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। वर्ष 2002 के कंपनी अधिनियम के अनुसार अस्वस्थ कंपनी वह है, वर्ष 2002 के कंपनी अधिनियम के अनुसार अस्वस्थ कंपनी वह है। पॉइंट में लिखिएगा पहला पॉइंट, जिस कंपनी की विचाराधीन वर्ष में, जिस कंपनी की विचाराधीन वर्ष में, विचाराधीन वर्ष में
कुल संचित हानि विचाराधीन वर्ष में कुल संचित हानि पिछले 4 वर्षों में कुल संचित हानि पिछले 4 वर्षों में उसकी औसत निवल संपत्ति के उसकी औसत निवल संपत्ति के 50% से अधिक हो। उसके औसत निवल संपत्ति के 50% से अधिक हो। नेक्स्ट पॉइंट, जो कंपनी के लेनदारों की मांग के बावजूद जो कंपनी के लेनदारों के बावजूद लेनदारों की मांग के बावजूद लगातार 3 तिमाहियों में ऋण की अदायगी ना कर सके। लगातार 3 तिमाहियों में ऋण की अदायगी ना कर सके। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अगर किसी औद्योगिक कंपनी के 50% से अधिक बकाया ऋण के मालिक 50% से अधिक 50% से अधिक बकाया ऋण के मालिक ऋण की मांग करते हैं। 50% से अधिक बकाया ऋण के मालिक ऋण की मांग करते हैं, परंतु यह कंपनी नोटिस मिलने के 30 दिनों के भीतर भी 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 ना तो ऋण अदा कर पाती है और ना ही ऋण मालिकों को कोई संतोषजनक उत्तर दे पाती है, तो उस औद्योगिक इकाई को रुग्ण औद्योगिक इकाई माना जाएगा। उत्तर दे कोई संतोषजनक उत्तर दे पाती है तो उस औद्योगिक इकाई को रुग्ण औद्योगिक इकाई माना जाएगा। फैक्ट्री में जो और लोग जो जी रहेंगे ऋण दिया है वो अगर मांगते हैं उसका और मालिक नहीं दे पाता, कोई संतोषजनक उत्तर भी नहीं दे पाता कि कब तक दे पाएंगे, इसका मतलब क्या है, कंपनी रुग्ण है। अब लिख लीजिए भारत के कुछ महत्वपूर्ण शहर एवं उनसे संबंधित उद्योग। भारत के कुछ महत्वपूर्ण शहर एवं उनसे संबंधित उद्योग
से संबंधित उद्योग। आप बताएं कानपुर किस लिए फेमस है? चमड़ा, कपड़ा, और कुछ? यस, बिल्कुल सही है। चमड़ा उद्योग और विस्फोटक पदार्थ। नेक्स्ट बताएं बरेली। बरेली बरेली का हाँ, जरी की साड़ियाँ और बांस उत्पादन। नहीं, बांस उत्पादन और जरी की साड़ियाँ। जरी की साड़ियाँ। नेक्स्ट अरे जरी मुरादाबाद। मुरादाबाद का चूड़ी, मुरादाबाद में चूड़ी के नहीं, वो फिरोजाबाद में। मुरादाबाद का नाम है पीतल का, पीतल के क्या बर्तन, है? धातु पात्र है। सही, धातु पात्र। धातु पीतल के बर्तन और सबके बर्तन। धातु पात्र होना चाहिए, धातु पत्र लिखा है। धातु और मतलब धातुओं की जो वस्तुएं होती हैं उसके लिए। नेक्स्ट सहारनपुर बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बताइए, सहारनपुर कई बार पूछा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट किसी को पता है? मैम सर कालीन, नहीं बेटे, कास्ट नक्काशी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कास्ट नक्काशी के लिए यूपी का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? नेक्स्ट लुधियाना। और मैम सर जीवधारी जीवधारी भारी मशीनरी। और क्या बताया आपने? हौजरी। इसके अलावा ऊनी वस्त्र। जी मैम ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र। पानीपत। हाँ, पानीपत। हथकरघा। नेक्स्ट सूरत सूती वस्त्र। सूरत डायमंड, साड़ी, साड़ियाँ हो गया। यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण काम होता है वो है रत्न और आभूषण। आदित्य गए तो आप खरीदने में आभूषण। गए थे? इसके अलावा वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र, रेशमी वस्त्र का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। और जरी की साड़ियाँ या जरी वस्त्र। सही वस्त्र, जरी की साड़ियाँ, जरी की साड़ियाँ, रेशमी वस्त्र, जरी की साड़ियाँ, वस्त्रोद्योग, रत्न और आभूषण। नेक्स्ट बताएं भोपाल। हाँ, कीटनाशक। भोपाल गैस त्रासदी, कीटनाशक। कौन से गैस का वहाँ पे रिसाव हुआ था? मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसे कहते हैं ना, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का यहाँ पे रिसाव हुआ था। और वर्तमान में लोगों की बची हुई थी। मोदी नगर बहुत बार पूछा हैं? गया है। मोदी नगर
ये कई बार पूछा गया है। कपड़ों के लिए है। ना, कई बार पूछा गया है। रबर उद्योग, मोदी नगर रबर उद्योग नहीं, इधर बच्चों को बोला मैंने, आपका नहीं सुना। रबर उद्योग और जालंधर, 20 रुपये जालंधर जालंधर में क्या बनता है? क्या सामान? खेल का सामान, बिल्कुल खेल का सामान। और रानीपेट में रानी खेत है, पेट है, पेट है। रानीपेट। चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग असम का नलवाड़ी, असम का, हाँ नलवाड़ी कहाँ का है? असम का। बांस उद्योग के लिए फेमस है, याद रखिएगा, बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ बांस उद्योग है। बांस उद्योग, हाँ, बांस पर आधारित वस्तुएं या बांस आधारित उद्योग, बांस पे आधारित वस्तुएं बनती हैं। यहाँ कुर्सी, टेबल, मेज, खाट, घर सब कुछ किसका होगा? बांस का। नेक्स्ट गुरुग्राम, गुरुग्राम हरियाणा में। मैम ये इलेक्ट्रॉनिक के लिए, इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल। ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल ये बहुत ज्यादा पूछा गया। नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? हाँ एकदम सही। नेपानगर अखबारी कागज, अखबारी कागज। हाँ अखबारी कागज कई बार पूछा गया है, अखबारी कागज। नेक्स्ट टीटागढ़, ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया है। टीटागढ़, टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में, प्लेस है ये। टीटागढ़ है, पश्चिम बंगाल में है ये। जूट बहुत ज्यादा होता है ना पश्चिम बंगाल में, जूट, तो यहाँ पे कौन सा उद्योग होगा? जूट का सामान, जूट उद्योग, जूट का सामान। जूट उद्योग। नेपानगर अखबारी कागज, टीटागढ़ जूट का सामान, और ये पश्चिम बंगाल में है। भदोही, ये तो सभी लोग बता देंगे, उत्तर प्रदेश। भदोही, क्या है वहाँ पे, क्या मिलता है, क्या मिलता है? हाँ, भदोही में ऊनी कालीन, कालीन में जी अगर मैम, कौन सी कालीन, पूछे तो कालीन बोला था। ऊनी कालीन। वैसे कालीन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कौन सा? ऊनी ऊनी कालीन। भदोही उत्तर प्रदेश, ऊनी कालीन। बाराबंकी, ये भी कई बार पूछा गया है। बाराबंकी किस लिए प्रसिद्ध है? मैम कह रहा फीम, पॉलीफाइबर, पॉलीफाइबर, पॉलीफाइबर। मूरी, मूरी प्लेस है। मूरी हाँ, कहाँ है मैम? उत्पादन के लिए। ये तो राज्य नहीं दिया है। मूरी बताएं कि क्या उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मूरी, एल्यूमिनियम। बिल्कुल नहीं, एल्यूमिनियम औद्योगिक क्षेत्र है ये, एल्यूमिनियम। पीलीभीत बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या मिलता है यहाँ? पीली मैम पीतल के बर्तन, काष्ठ पादुका, पैर में जो खड़ाऊ पहनते हैं ना, पीलीभीत की काष्ठ पादुका को, हाँ ये काष्ठ पादुका, पैर की चप्पल। काष्ठ क्या होता है? काष्ठ मतलब लकड़ी, लकड़ी का स्लीपर, खड़ाऊ को ही काष्ठ पादुका का शुद्ध शब्द। काष्ठ में काष्ठ। नेक्स्ट नागपुर, नागपुर हस्तउपकरण, नागपुर महाराष्ट्र में है। यहाँ पे बनता है हस्तोपकरण, हस्तउपकरण। नेक्स्ट विशाखापत्तनम, मछली, स्टील उत्पादन,
मछली उत्पादन, पोत निर्माण और मछली उत्पादन, पोत निर्माण और स्टील उत्पादन। मेरठ किस लिए प्रसिद्ध है? मैम खेल के सामान के लिए। एकदम सही। अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? ताला, हाँ? ताले के लिए। मेरठ का क्या है? मेरठ का खेल का सामान। मेरठ खेल का सामान। अलीगढ़ का ताला, और अलीगढ़ में पीतल के ताले, पीतल के ताले। पीतल का ताला। ओके। आगरा, मैम पेठा, आगरा का पेठा चमड़े का उपयोग है। आप लोग खाने पीने वाले सामान भी पूछ रहे हैं बार-बार। हिंदी में लग नहीं रहा। मैम वही याद है। आगरा, चमड़ा, फुटवियर, चमड़े के जो जूते चप्पल होते हैं, चमड़ा, फुटवियर और पर्यटन। चमड़ा, फुटवियर और पर्यटन, पैर में पहनने वाले वियर, जूता चप्पल। नेक्स्ट, कांचीपुरम, साड़ियाँ, हाँ, साड़ी की रेशमी और परंपरागत साड़ियाँ। रेशमी वस्त्र उद्योग और पारंपरिक साड़ी। रेशमी वस्त्र उद्योग और पारंपरिक साड़ी। नेक्स्ट, सेलम, मैम सेलम। मैम ये भी शायद उसके लिए साड़ी के लिए। हाँ ये रेशमी वस्त्र और परंपरागत जो साड़ियाँ हैं, ट्रेडिशनल जो हमारी साड़ियाँ हैं, वो अभी यहाँ मिलती हैं। सीरम। सेलम, श्री सैलम, सेलम, ये आई थिंक है तमिलनाडु। जी मैम। सेलम, यहाँ पे हस्त उपकरण और कपड़ा, हस्त उपकरण और कपड़ा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, खुर्जा। खुर्जा, हाँ, खुर्जा आपकी यूपी का जिला है। खुर्जा, यस, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। शिवकाशी, मैम ये पड़ाक वाला हाँ पटाखा। सही। शिवकाशी, हाँ बेटी, कोई बात नहीं, वो चला जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। ना शोर क्यों मचाना? क्या भाई जान, यूपीएससी क्लास चल रही है। आपके पूर्वज हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट करिए। शिवकाशी, पटाखे और माचिस, अटकल है पटाखे और माचिस। नेक्स्ट पॉइंट, अंबाला, 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 वैज्ञानिक उपकरण और हथकरघा। अंबाला, वैज्ञानिक उपकरण और हथकरघा। शिवकाशी में पटाखे और माचिस। पटाखे कैसे जलाएंगे? वैज्ञानिक बनाना पड़ेगा ना। वैज्ञानिक उपकरण। वैज्ञानिक उपकरण और हथकरघा। नेक्स्ट, उन्नाव, कई बार आया है ये भी, उन्नाव, चमड़ा उद्योग, उन्नाव, कानपुर, आगरा, चमड़ा उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जामनगर, ये भी कई बार पूछा गया है। पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, जामनगर में है बेटी पेट्रोकेमिकल्स। नेक्स्ट, राजकोट, राजकोट, मैम ये था वो है ना, राजकोट में बेटी इंजन पंप, कॉमा, गियर सिस्टम। इंजन पंप, गियर, वो गाड़ी में लगता है ना, गियर, जिसको गियर बोलते हैं, गियर सिस्टम। हम लोग वैसे भी अर्थ का अनर्थ करने में बहुत तेज है, होता कुछ और है और बोलते कुछ और है। गियर सिस्टम, इंजन पंप और गियर सिस्टम। चंदेरी, कई बार पूछा गया है, चंदेरी, हाँ, पारंपरिक साड़ी उत्पाद, ब्रैकेट में हाथ से बुनी हुई। चंदेरी सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है ये, हाथ
साड़ियाँ, पारंपरिक साड़ी उत्पाद, हाथ से बुनी हुई साड़ी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यमुनानगर, गुवाहाटी, बल्लारपुर, 3 नाम है। हाँ, यमुनानगर, गुवाहाटी और बल्लारपुर। ये तीनों प्लेस एक चीज के लिए जाने जाते हैं, बता सकते हैं? कागज उद्योग। कागज उद्योग। यमुनानगर बहुत ज्यादा पूछा गया है एग्जाम में। गुवाहाटी और आपका बल्लारपुर कागज उद्योग। पनकी बहुत ज्यादा पूछा गया। पनकी आंवला बहुत ज्यादा पूछा गया। पनकी आंवला में क्या होता है? पनकी भी प्लेस है, कभी पनकी पूछा जाता है, कभी आंवला पूछा जाता है। ये प्लेस है। आंवला आंवला भी प्लेस है। पनकी भी प्लेस है, आंवला भी प्लेस है। यहाँ क्या उत्पादित होता है? उर्वरक। बहुत ज्यादा पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, उर्वरक। और ये भी पूछा गया है कोयम्बटूर। हाँ, कोयम्बटूर तमिलनाडु का क्षेत्र है। कोयम्बटूर एंशिएंट काल से किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में? वस्त्र उद्योग। हाँ, सूती वस्त्र उद्योग या वस्त्र उद्योग कर लीजिए। कोयम्बटूर सूती वस्त्र। और लास्ट ये भी पूछा गया है कपूरथला। हाँ, रेल का डिब्बा। कपूरथला ये हमने जाना रेल डिब्बा, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। अभी आप लोगों का औद्योगिक क्षेत्र कल खत्म होगा। अभी और है ना? अभी और है बेटी, आगे बढ़े। हेडिंग कर लीजिए औद्योगिक वित्त। औद्योगिक वित्त, पैसा, धन, संपत्ति। हाँ, औद्योगिक वित्त। नोट कीजिएगा इसमें। उद्योगों की पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। उद्योगों की पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। उद्योगों की पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, स्थिर पूंजी, दीर्घकालिक पूंजी। स्थिर पूंजी ऑब्लिक दीर्घकालिक पूंजी। स्थिर पूंजी ऑब्लिक दीर्घकालिक पूंजी। और दूसरा, कार्यशील पूंजी ऑब्लिक अल्पकालिक पूंजी। कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी ऑब्लिक अल्पकालिक पूंजी। अब हेडिंग कीजिएगा स्थिर पूंजी ऑब्लिक दीर्घकालिक पूंजी। अब मुझे बताएं स्थिर पूंजी दीर्घकालिक पूंजी क्या है? कौन सी पूंजी आपकी जो स्थिर रहती है, जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, और जो आपके साथ दीर्घकाल तक है? जैसे जमीन हो गया, घर, मशीनें, अचल संपत्तियों को ही हम कहते हैं। ठीक, नोट कीजिएगा एक लाइन। किसी नए उद्योग के प्रारंभ में भूमि, भवन, मशीनों। किसी नए उद्योग के प्रारंभ में भूमि, भवन, मशीनों, भूमि, भवन, मशीनों, औजारों या औजार, भूमि, भवन, मशीनों, औजार
मशीनों, औजार, फर्नीचर आदि अस्थायी परिसंपत्तियां क्रय करने के लिए औजार, भूमि, भवन, मशीनों, औजार, फर्नीचर आदि अस्थायी परिसंपत्तियां क्रय करने के लिए आवश्यक पूंजी को दीर्घकालिक पूंजी कहते हैं। क्रय करने के लिए आवश्यक पूंजी को दीर्घकालिक पूंजी कहते हैं। अगला हेडिंग कार्यशील पूंजी ऑब्लिक अल्पकालिक पूंजी। कार्यशील पूंजी ऑब्लिक कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी ऑब्लिक अल्पकालिक पूंजी। किसी उद्योग के दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने, किसी उद्योग की दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने, आवश्यकताओं को पूरा करने, कच्चा माल खरीदने, कच्चा माल खरीदने, मजदूरी का भुगतान करने, कच्चा माल खरीदने, मजदूरी का भुगतान करने एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए, एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए, अन्य प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक पूंजी को कार्यशील पूंजी और अल्पकालिक पूंजी कहते हैं। आवश्यक पूंजी को कार्यशील पूंजी और अल्पकालिक पूंजी कहते हैं। अब हेडिंग कीजिए अंश पूंजी। अंश पूंजी, अंश पूंजी, अंश पूंजी। नोट कीजिएगा, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनी अस्थायी पूंजी जुटाने के लिए स्थापित कंपनी अस्थायी पूंजी जुटाने के लिए, अस्थायी पूंजी जुटाने के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर ब्रैकेट में IPO, IPO ब्रैकेट बंद और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर FPO ब्रैकेट में FPO ब्रैकेट बंद के माध्यम से, के माध्यम से समता अंश और पूर्वाधिकार अंश जारी करके, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश जारी करके, अंश जारी करके पूंजी एकत्रित कर सकती है, पूंजी एकत्रित कर सकती है। अच्छा, आपने जो हेडिंग किया है ना अंश पूंजी, उसके ऊपर लिखिएगा आंतरिक स्रोत, मतलब इसके अलावा दीर्घकालिक और अल्पकालिक पूंजी के अलावा और कहाँ से पूंजियां प्राप्त कर सकते हैं, तो आंतरिक स्रोतों से। तो उसके ऊपर कीजिएगा आंतरिक स्रोत। अभी इसमें और भी पॉइंट हम बताएंगे, लेकिन आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, FPO और IPO क्या है देख के आइएगा। कल आप लोग मुझे बताएंगे
IPO और FPO क्या है, जिसके तहत जो कंपनियां हैं वो पैसा अपने लिए आंतरिक बाजार से इकट्ठा करती हैं। इसके अलावा मैम क्या IPO हो गया? FPO अभी लिखवाया ना बेटे, वही IPO FPO देख के आइएगा जरा क्या है ये, कैसे पैसा इकट्ठा करते हैं, इसके तहत आंतरिक स्रोत के रूप में क्या काम करता है। अब इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, अगर कहीं आप लोग आगे बढ़े रहने दें। बस से जाना होता मैम। अच्छा ठीक बेटे, इसीलिए पूछ रहे हैं आप लोगों से। चलिए टॉपिक खत्म करेंगे, बहुत सारे महत्वपूर्ण